नहीं हो पा रही है। सरकार उसकी तरफ मौन धारण किए हुए है, तमाम घोटाले हो रहे हैं। बोलो सीताराम की। क्या बात कर रहा है भाई, जानता है देखो ये तो तानाशाही है और लगातार तानाशाही बीजेपी सरकार के द्वारा लगातार चल रही है इस तरह के और लगातार विधायकों पर हमला किया जा रहा है। ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लगातार यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं पर और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी अवहेलना की जा रही है। हमारी बेटी ने अगर नौकरी पाई है तो उसने परीक्षा पास करी है तब पाई है। आपने कौन सी परीक्षा दी है बताइए। देखो सारे नौजवान साथी अभी बेरोजगार पड़े हैं, उत्तराखंड में तमाम लोग रोजगार मिले और भर्ती के नाम पर यहाँ पर घोटाले किए जा रहे हैं। बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। सत्र के संदर्भ में मैं अपना प्रश्न आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण वर्तमान समय की विज्ञप्ति में लागू किया जाए, ओपीएस पेंशन बहाल की जाए, भू कानून को लागू किया जाए। केदारनाथ एक प्रश्न, कृपया सदन की गरिमा को बनाए रखें। उत्तराखंड में 10% क्षैतिज आरक्षण को वर्तमान विज्ञप्ति में लागू की जाए। कृपया उत्तर दें। और देखिए पिछले विधानसभा सत्र में हम लोग इस बिल को लाए थे और इस बिल को वहाँ पर सर्वसम्मति से पारित किया गया है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं महाराज से पूछना चाहता हूँ, पिछले सत्र 7 साल के सत्र को हो गए महाराज, तब आखिर फैसला होगा हमारे आंदोलनकारियों के। देखिए कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं। नहीं देखिए आप लगातार डाल रहे हैं, लगातार आप लोगों की आवाज दबा रहे हैं। इस सरकार का काम है लोगों को बेवकूफ बनाना। महाराज आपको शर्म आनी चाहिए, आपने हम लोग तैयारी नहीं, कौन सी बैठक आपने बुलाई है? आपने खाना पूरी की थी 2016 में, जो आपने किया वो खाना पूरी आपने की थी, ना कि वहाँ पे उसको तरीके से कराया था। वो वैधानिक नहीं था। इसका नतीजा ये है कि आज लोगों को सहन करना पड़ रहा है। हम भी आंदोलनकारी हैं, हमने उत्तराखंड के लिए नहीं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन लगाने वाली कांग्रेस थी और उत्तराखंड पहला राज्य था जिसमें कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन देने का काम किया। हम भी आंदोलनकारी इस प्रदेश में, लेकिन आप और आपकी सरकार लगातार आंदोलनकारियों के परिवारों पर शोषण करने का काम। कांग्रेस के सवाल पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं कि वो राजधानी या उन्होंने पेंशन लगाई, लेकिन सवाल इस बात का है कि 2016 में जो आप लोग बिल लाए, जो आपके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी लाए, आज कचरा बिल था, उसको पास कराने में इतना समय लगा, किसी गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं किए। अब जाकर नया बिल विधिवत बनाया गया, पूरी कमेटी ने इसको बना कर दिया है और अब उसके बाद इसको लागू किया गया। आपका संरक्षण चाहिए। लगातार सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं माननीय मंत्री जी और लगातार यहाँ शक्ति से बड़े बातें करने का काम कर रहे हैं। आपने पिछले वर्ष से 1 साल में क्यों उसको कानूनी दावा नहीं पहनाया? आप बताएंगे क्यों नहीं आपने इसको कार्रवाई की? बिल की वैधानिकता नहीं थी तो उसको कैसे कर वैधानिक सरकार इसलिए सरकार ने कैबिनेट की कमेटी बनाई, प्रमोद नियाल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उस कमेटी ने इसको पास करके तब जाकर जब दिया है और अब जाकर जब वो वैधानिक हो गई तब विधानसभा में हम सत्र लाए, पूरी मजबूती से लाए और गवर्नर साहब के पास में विपक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और जल्द वो पास हो जाएगा और उत्तराखंड के आंदोलन आप गलत कह रहे हैं, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को जल्द ही इसमें माननीय अध्यक्ष जी, कृपया अनुशासन बनाए रखें। माननीय अध्यक्ष जी, बनाए रखें सदन की। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण, माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए विपक्ष को। सरकार के मंत्री तैयारी के साथ नहीं आते और महाराज का तो रिकॉर्ड है, हर चीज का घर जवाब भेज दूंगा कहते हैं और कभी जो बोलते हैं बिना जानकारी के बोलते हैं और अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप आपका बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोग हमेशा तैयारी करके आते हैं। आपको बता दिया 6 साल पहले जो हरीश रावत जी ने गलती की थी, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बदल दिया, उसको ठीक कर दिया और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को श्रेय जाएगा, धामी जी की सरकार को श्रेय जाएगा कि उन्होंने आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे केवल इतना कहना है कि ये सरकार हर चीज को टालने का काम कर रही है, लगातार टाल रही है
और हर चीज में कोई ना कोई समिति बना के उसको टाल देती। चाहे भू कानून हो, समिति बन गई, किसी की पेंशन हो, समिति बन गई, आवास का मामला हो, समिति बन गई, पेयजल का मामला हो, समिति बन गई। ये सरकार है कि समिति बनाने की फैक्ट्री है? कर क्या रहे हैं? ये जो समितियां बनाई जाती हैं वो चीजों को रास्ता देने के लिए बनाई जाती है। यही प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तरह और संसदीय परंपराओं का उच्च प्रदर्शन करते हुए सरकार ये फैसला कर रही है। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, विधायकगण कृपया शांति बनाए रखें और गरिमा में सदन को चलाएं। अनुशासन में सदन चलेगा। आपको विशेष कर मैं बोल रही हूँ। मंत्री जी जब जवाब दे रहे हो आप, नहीं विपक्ष की आवाज नहीं, मंत्री जी पूरा जवाब दे रहे थे लेकिन आप बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं। सदन नहीं चलाना चाहते क्या आप लोग? अरे यार देखिए, इस संबंध में गवर्नर साहब को कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। ये पुराना सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम चला आ रहा, जिसके अंदर पॉकेट बोरो वो रख सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त सरकार ने समिति के पूरे सहयोग से वैधानिकता से इसको बनाया और मैं विश्वास देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कानून बनाया जाएगा और हजारों आंदोलनकारियों को इससे लाभ पहुँचेगा। देखिए, समय गवर्नर साहब इसको करेंगे। हमने गवर्नर साहब के यहाँ भेज दिया और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है उनकी मोहर लगकर ये सच्चा कानून बन पाएगा। पंडारी जी, माननीय सदस्य, आपका प्रश्न है। कृपया आपका एक प्रश्न हो चुका है, अभी दूसरा जयेंद्र मोला जी। सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकगण, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जहां एक ओर भाजपा केंद्र से लेकर उत्तराखंड प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है। भाजपा के नेता उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं और आज तक उसके मैसेज बॉक्स में पाया गया कि वीआईपी के लिए उसको परोसने का काम उसके नेता करने का काम कर रहे थे। और उसके बहुत जोर से उसकी माता जी ने एक लिख के भी बताया कि उस वीआईपी का नाम क्या है, क्या उस वीआईपी का नाम का खुलासा होगा या उस वीआईपी की गिरफ्तारी कभी होगी। साथ साथ जिसने बुलडोजर चलाया, जिन्होंने सबूत मिटाने का काम किया, क्या उसमें कार्रवाई होगी। आपके संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं वीआईपी एक कमरा था, क्या पॉसिबल है कि एक कमरा क्या ये पॉसिबल है कि एक वीआईपी कोई कमरा हो सकता है? कमरा तभी वीआईपी बनता है जब उसके अंदर कोई वीआईपी अगर ठहरता है, तभी कमरा वीआईपी बनता है। इन सब सवालों के जवाब मैं आपके माध्यम से इस विभाग के मंत्री से और कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे साथी विधायक जयेंद्र मोला जी ने यहाँ बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा जो हमारी उत्तराखंड की अस्मिता और बेटियों को लेकर सवाल है। लेकिन देखने में आ रहा है जैसा पूरे देश में चल रहा है, जब वो विशेष बात को करने की कोशिश कर रहे थे तो सरकार लगातार बीच बीच में माइक बंद कर रही थी। राहुल गांधी जी का माइक बंद होता है, नीचे रमोला का माइक बंद होता है। जनता की आवाज को बंद करने का काम सरकार कर रही है। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। जहां अंकिता भंडारी का मामला है, माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है डबल इंजन की सरकार लगातार बेटियों का शोषण कर रही है। आज 9 हिमालय राज्यों में यह उत्तराखंड राज्य महिला अपराध में पहले नंबर पर आता है। आज 960 से ज्यादा बलात्कार का केस इस भूमि में हुए हैं और सरकार लगातार अपराधियों का संरक्षण करने का काम कर रही है। कभी कमरे को वीआईपी बताती है, कभी डीजीपी को बचाने का काम करती है। और आज तो इससे भी शर्मनाक घटना घटी है कि जिन पटवारियों को सस्पेंड किया गया था, जिन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना किया था, उनको इस सरकार ने दोबारा बहाल करने का काम किया। अध्यक्ष जी, और मुख्यमंत्री स्वयं और इनकी एक विधायक जिसने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया था कि हमने डोजर चला के होटल तोड़ दिया है, वहां होटल तोड़ने का काम मुख्यमंत्री के इशारे पे, विधायक के इशारे पर इस बात का एसडीएम ने भी ताकीद की थी। माननीय अध्यक्ष जी, जितना अपराध करने वाला अपराधी बड़ा अपराधी, उतना ही बड़ा अपराधी अपराध के सबूत मिटाने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पीठ से निर्देश दीजिए सरकार को कि मुख्यमंत्री, विधायक, इन सब की जांच होनी चाहिए, इनके ट्विटर हैंडल की जांच होनी चाहिए और अगर अपराधी पाए जाते सबूत के तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाकर
उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस विधायिका की विधायिका भी छीननी चाहिए जिसने सबूत मिटाने का काम किया थी। मैं चाहूंगा आपसे निवेदन, अध्यक्ष जी, सचिव साहब, हम चाहते हैं नियमों को देखते हुए आप सरकार को निर्देशित करें। हमारे डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री के पे विराजमान है, आदरणीय रणजीत रावत जी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में यहाँ पर इस समय विराजमान है। इन दोनों को निर्देश दीजिए पीठ से कि ये सरकार तुरंत अपराधियों के खिलाफ और सचेत मिटाने वालों के खिलाफ और सबूत मिटाने वाले मुख्यमंत्री और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है, विपक्ष जो है लगातार सदन से सड़क पर हंगामा कर रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ को कि अंकिता भंडारी कांड में जांच द्वारा जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उनको जेल भेज दिया गया है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है। और मैं सदन को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जो मामला सब जुडिस हो उस पर सदन में चर्चा नहीं की जाए। वीआईपी कौन है? वीआईपी का नाम बताओ। वीआईपी का नाम बताओ। अंकिता भंडारी को न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो। वीआईपी का नाम बताओ। वीआईपी का नाम बताओ। बड़ी भूमि से वीआईपी का नाम बताओ। नाम बताओ। नाम बताओ। वीआईपी का नाम बताओ। नाम बताओ। माननीय अध्यक्ष जी ने आपके उससे मैं कहना चाहता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी चालाकी से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। मामला सब जुडिशियल है, वो है पंडित आर्या को लेकर, है रिजर्व स्वामी को लेकर। हम तो बात कर रहे हैं सरकार के उपक्रम में पुलिस ने प्रशासन के साथ जुटाने का काम किया है, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अंकिता को मर्डर करने वाले वीआईपी का नाम सामने नहीं है। आदि सत्ता के दम पर आज सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, यह हम नहीं सहते हैं। ऐसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि ये जो है अभी न्यायालय के समक्ष है, जो भी कार्रवाई कराएंगे मुझे संभव होगी। वीआईपी का नाम बताओ। सभी शांति बनाए थे, सभी माननीय सदस्यों से शांति बनाए थे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सदन में हमारे विधायक सत्ता पक्ष के प्रश्न से हम शामिल नहीं है। हम सब लोग सदन का बहिर्गमन कर रहे हैं। अंकिता के मामले को लेकर हम बहिर्गमन कर रहे हैं। हमसे मिलता है। अंकिता हम शर्मिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है।
सदन को चलने दें। आपने लगातार देख रही हूं, आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। हमारे लिए सिर्फ खाने पीने और रहने की व्यवस्था करी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट साथियों, माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला जो इस सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जो पूर्व में आपकी पीठ पे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सन 2000 से 2022 तक बिना किसी प्रक्रिया के नेताओं, अफसरों और रसूखदारों के रिश्तेदारों को किस नियम के तहत बिना प्रक्रिया के भर्ती दी गई? बार-बार माइक बंद किया जा रहा है। माइक बंद किया। थोड़ा भैया 228 लोगों को जो गलत प्रकार से नौकरी मिली है, उनको आपने साथ में ला दिया है, मगर गलत प्रकार से नौकरी देने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई सदन की तरफ से नहीं हुई। 12 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा इस प्रदेश का आपसे नौकरी नहीं मांग रहा था, सिर्फ एक मौका मांग रहा था। आपने अपने रिश्तेदारों की लूट करके उनके मौके की लूट करवा दी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि 12 लाख बेरोजगार युवा जिनके मौके की लूट आपने करवाई है, उसका आप क्या जवाब देंगे? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया माननीय सदस्य को उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार समय समय पर विभिन्न विभागों में लगातार भर्तियां कर रही है और इस देश में भर्ती प्रक्रिया में धांधली रोकने के लिए सबसे बड़ा कानून जो है हमारी सरकार ने बनाया है और प्रदेश में हमारी सरकार लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगर पंचायतों के हों या पंचायतों के हों। और ये इस बात का प्रतीक है कि जनता जो है हमारी सरकार से खुशहाल है, युवा हमारे सरकार के समर्थन में है और विपक्ष अपनी हताशा को जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। सारे नौजवान, सारी जनता जो है सरकार से खुश है। माननीय मंत्री जी, आपने जिस कानून का जिक्र किया, उस कानून के 11/2 क्लॉज में यह कहता है कि अगर कोई आपके पेपर के प्रति कोई बात भी करेगा तो भ्रामक जानकारी के लिए उसे जेल में डाल दिया गया है। उत्तरकाशी में, पुरोला में हमारे युवाओं को जेल में डाला गया है क्योंकि उन्होंने पेपर भर्ती घोटाले की बात करी है। आपकी ये तानाशाह सरकार युवाओं की आवाज दबाने के लिए वो ये कानून लाई है, ये किसी न्याय के लिए कानून नहीं लाया गया। मैं अपने साथी सहयोगी विधायक जी की बात का समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि युवा खुशहाल है, हमारे बेरोजगार खुशहाल हैं, तो ऐसी खुशहाली आ रही माननीय अध्यक्ष जी कि 888 घंटे घोटाला होता है, पकड़ा जाता है इनकी पार्टी का, बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह, पटवारी पेपर भी होता है, पकड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हरिद्वार का, मंगलौर का। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कानून बनाने की बात कर रही है। इन्हीं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने एक सख्त कानून बनाया था, नगर विरोधी कानून। क्या हुआ उस कानून का? कहाँ गया वो कानून? क्यों हुआ 888 घोटाला? क्यों हुआ पटवारी पेपर लीक? माननीय देखिए, पूरी मिलीभगत है। ये सरकार खुशहाल नहीं कह रही, इन्होंने डंडू से मार मार कर हमारे बेटे और भाइयों को, बहनों को इतना मारा और उससे भी जब इनकी आत्मा नहीं भरी, इन्होंने हमारे नौजवान बेरोजगारों के ऊपर 360 जैसी धारें लगाने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष जी, आज युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, आज हमारे यहाँ के किसान परेशान हैं और सरकार इस तरीके की बात करेगी, किसान खुशहाल हैं, युवा खुशहाल हैं, हमारी महिलाएं खुशहाल हैं। कोई खुशहाल नहीं है, केवल और केवल
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार सदन का गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आएगा कानून, नकल कराने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, नकल करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई हो रही है, पहली कार्रवाई इस नकल विरोधी कानून में उस नौजवान के ऊपर हुई जिसने प्रश्न उठाया कि मेरी कॉपी खुली भी मिल रही है और मुझे आशंका है कि नकल हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है। पहला जेल जाने वाला व्यक्ति वो था जिसने नकल की पोल खोलने का काम किया। और क्योंकि सरकार है, सरकार के पास विधायक है, डबल इंजन सरकार है, ये सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, सबको आतंकित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, आप पूछिए इनसे आगे SSC भर्ती घोटाले का जो आरोपी था, मुख्य आरोपी हाकम सिंह आज जेल से बाहर किया। माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्या हो रहा है इस राज्य में। अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ, इनके मंत्री का पुत्र पकड़ा जाता है अंकिता। SSC भर्ती घोटाला होता है, इनका जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह पकड़ा जाता है। इस प्रदेश में अगर कानून का कहीं पर तोड़ने का काम होता है, इन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं। पटवारी पेपर लीक में भी इन्हीं का मंडल अध्यक्ष मंगलौर का पकड़ा गया। आखिर ऐसा क्यों है कि प्रदेश में कोई भी गलत काम होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता आता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जिम्मेदारी हम सब के साथ आपकी है, आप इस सदन की संरक्षक हैं। आपके लोगों के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 2 मशीनें लानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो महाराज हैं, ये ऐसी हरकतें करते हैं। ये कह रहे मशीन मंगाई, कौन सी मंगाई? अरे जब आपके यहाँ रहते हैं दूध से धुले हो जाते हैं, कांग्रेस में आते हैं तो चोर हो जाते हैं, कांग्रेस से फिर आपके यहाँ जाते हैं फिर दूध से धुले हो जाते हैं। कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हो आप? कौन सी वाटर इस्तेमाल करते हो? आप जो आरोप लगा रहे हैं, मेरा सवाल मेरा बहुत इस प्रदेश के सबसे ज्वलंत विषय पे भू कानून पे मैं बात करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इससे आपका संरक्षण भी चाहूंगा। इस पे हमारा प्रदेश जब राज्य बना था, जब 1994 में आंदोलन शुरू हुआ था, तो 2 मूल बातों में आंदोलन शुरू हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, एक हमारी डेमोग्राफी उत्तर प्रदेश से अलग है, हमारे अलग नीति नियंत्रण होनी चाहिए। दूसरी, रोजगार हम लोग अपने विषय में अपने हिसाब से रोजगार देंगे। अगर हम 24 साल 23 साल में भटके हैं तो इन्हीं 2 बातों में भटके हैं। अभी मैंने आपके आदेश से पहले विधानसभा भर्ती घोटाला और माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने यूके की सारी बात रखी है, किंतु ये जो भू कानून है ये हमारी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बहुत ही गंभीर है। और ये जो सत्ताधारी पार्टी है ये इस भू कानून को प्लेन और पहाड़ की लड़ाई बनाना चाहती है, जबकि ये भू कानून हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 13 जिलों में अनिवार्य होना चाहिए। झबरेड़ा से लेके माणा तक, दिनेशपुर भाजपुर से लेके उत्तरकाशी हरसिल तक और धारचूला से लेके हमारे यहाँ देहरादून तक और चक्रोता तक। इस भू कानून में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में जो व्यक्ति पहले से हमारे यहाँ निवास कर रहा है और हिमाचल की तरफ पे इस भू कानून को बनाना चाहिए। पहला अधिकार उसका होना चाहिए और नहीं यहाँ पे जमीनों की लूट होनी चाहिए। अगर ये लूट बंद नहीं होगी, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अंकिता के साथ हुआ उसको हम रोक नहीं पाएंगे। हम बाद में सिर्फ रोएंगे, हम टेबल पीटेंगे, हम सवाल उठाएंगे। हमको रोकना है, उसको रोकने के लिए हमको सशक्त भू कानून चाहिए। हमको नौकरियों में जो है हमारी व्यवस्थाएं चाहिए और ये भ्रष्टाचार की जो लूट हुई है, ये नौकरी जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को बिना नियम कायदे के बांटी है, इस पे हमें कार्रवाई चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम चाहते हैं इसका ध्यान मैं सदन का आकर्षण करना चाहता था। वन अधिकार अधिनियम 2006 के नवीन वस्तु का नियमीकरण और पुनर्वास अधिनियम 2016 बैटिंग रोल अधिनियम और नजूर भूमि पर पारित किए गए मसौदे पर अमल न होने की वजह से उत्तराखंड के लाखों परिवारों के घर, खेती, दुकानें व अन्य आजीविका के स्रोत अतिक्रमण बताए जा रहे हैं। इन नीतियों पर पूरा न करने से अतिक्रमण हटाओ अभियान के द्वारा गरीब और वंचित तत्वों को निशाना बनाते हुए बड़े बड़े बिल्डर और कॉर्पोरेटर घरानों के नए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की छूट इस सरकार ने दी है। यह बहुत बड़ा अत्याचार है। इसके अतिरिक्त सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक ही समुदाय को अतिक्रमणकारी ठहराना एक झूठा प्रसाद है। आज इस भू कानून की गंभीर आवश्यकता है। हमारा ये प्रदेश ऐसे लोगों से यहाँ जमीनें ले ली है, अपराध बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने 2 सवाल रखे। अतिक्रमण नेशनल हाईवे बन रही है, सरकार ने नेशनल हाईवे का सर्वेक्षण करवाया, LAP लैंड कंट्रोल एक्ट करवाया, उसके तहत
पूरे काश्तकारों को जो जमीन पर काबिज थे सड़कों के किनारे उनको मुआवजा वितरित किया है, उनके खातों में पैसा दिया है। ये सरकार काबू में है, ये सरकार के हाथ में है। जो मानक है मानकों के आधार पर सड़कें बनी है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, आप बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों से पूछा जाना चाहिए। हम केवल सड़कों की बात नहीं कर रहे, मंत्री जी आपको समझना चाहिए, हम उस किसान की बात कर रहे हैं जिसके पास 4 मुट्ठी जमीन है, हम उस किसान की बात कर रहे हैं जिसके पास रहने का सरकारी जमीन है। आपकी सरकार द्वारा लाए गए 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत हमारी सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है। आप जानकारी बात करके आइए, बताइए हमको, बात कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ किस काश्तकार को मुआवजा मिला है जिसका मकान तोड़े गए हैं। मैं इसी से की बात को यहाँ पर तमाम लोगों के मकान को तोड़ा है, हमारा मुआवजा है। हमने क्या कई दिक्कतें दी हमारे बेरोजगारों को, तो हमने चिन्हित किया है, हमने चिन्हित किया है और उनका संरक्षण करके जो भी पैसा उनका तो सत्ता पक्ष का कोई विधायक उठकर उस पर प्रश्न नहीं कर सकता, मेरे पूरे मुद्दे के बाद उनको प्रश्न करना चाहिए था। और नेता सदन जब उठते हैं तो मैं भी नहीं उठ सकता हूँ। ये सदन की परंपरा है जिसका ज्ञान इन नए मंत्रियों को नहीं है। पहली बार जीते हैं मंत्री बन जाते हैं, जो मन है वो बोलते हैं, उनको नियम क्या है, कानून बताने का बोलना है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकार लगातार गरीबों का शोषण कर रही है। अतिक्रमण के नाम पर उन किसानों के आजीविका को धार किया जा रहा है, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें सड़क के किनारे अपनी चाय की टपरी खोल रखी है, उनसे 50,000 रुपए साल लेने की का एक फैसला सुना दिया है कि अगर गाड़ी खड़ी करने की दुकान के आगे जगह नहीं है तो वो दुकानदार 50,000 रुपए साल का मुआवजा सरकार को देगा। ये अन्याय है, ये शोषण है। ऐसा लगता है कभी कभी दूसरा सवाल था माननीय नेता जब सदन की गरिमा चल रही हो, कार्यवाही चल रही हो, अनुशासन में रहें, तभी सदन की कार्यवाही पूरी होगी। दूसरा सवाल था, संसद की कार्यवाही दूसरा सवाल था, कोई अनुशासन है, लगातार बोल रहे हैं इनके लिए कोई अनुशासन है। जैसे जी अनुशासन है, आपके आपके नेता प्रतिपक्ष आप गरिमा नहीं बना रहे हैं। दूसरा सवाल था भूमि अध्यादेश का, देखिए दूसरा देखो प्रतिपक्ष का दूसरा सवाल था संसद की कार्यवाही भूमि अध्यादेश का। आपका सवाल ये है, आपका सवाल ये है मंत्री जी कि आपका संसद की कार्यमंत्री माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो उन्होंने बात की नजूर भूखंडों की, तो प्रदेश में नजूर की नीति इस समय प्रख्यात है और जो भी लोग नजूर की भूमि पे निवास कर रहे हैं या आश्रित हैं, वो एक निर्धारित शुल्क जमा करके उसको अपने नाम फ्री होल्ड करा सकते हैं, जिसके अंदर प्रदेश में लाखों लोग जो है प्लॉटों को या उस जमीन को अपने नाम करा चुके हैं। और वैसे ही पाकिस्तान में जिन लोगों का 20 साल का से लगातार कब्जा है जिस जमीन पे, उनका कब्जा जो है तस्दीक किया जाता है और उसमें भी एक निर्धारित जो राशि है वो जमा करके वो जमीन में उनको भूमिधरी के अधिकार सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। और कहीं कोई अगर पर्टिकुलर मामला हो तो नेता सदन या सदन का कोई भी सम्मानित सदस्य अवगत करा दे, उस मामले को दिखा दिया जाएगा। और जहाँ तक हमारे सम्मानित साथी ने भू अध्यादेश की बात करी, भू कानून इस प्रदेश में इस समय भी प्रख्यात है और बाहरी लोगों के जमीन लेने पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रदेश में पूंजी निवेश लाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बाहर के लोगों ने उनके प्रोजेक्ट के आधार पर जो है लिमिटेड, मैं पर्टिकुलर शब्द कर रहा हूँ, लिमिटेड, जो निवेश कर रहे हैं उनको परमिशन दी जा रही है। और हम माननीय अध्यक्ष मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम झील के किनारे, एक सेकंड मंत्री जी, झील के किनारे ये आपकी विशेष अनुमति से दिल्ली से लेकर बंगाल तक के आदमी लोग में जमीनें अलॉट कर दी गई है, मगर टीवी के
आदमी को वोट कराने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है, रोज जिलाधिकारी के सामने ज्ञापन देना पड़ता है। ये हमारे मूल निवासियों की स्थिति है और बंगाल के आदमी को हमने रिजॉर्ट बनाने के लिए बड़े बड़े वो दे दिए। माननीय सदस्य के जवाब आपका जवाब मैं दूंगा अपने जवाब में। मैं कहना चाहता हूँ कि हम संघीय व्यवस्था में रहते हैं। भारत एक संघीय गणराज्य कहलाता है। हमारे संविधान में वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे मैं नियम की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। हमारे संविधान में कहा गया वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वो देश में कहीं भी जमीन खरीद सकता है, जो भी चाहिए। और ये उत्तराखंड के लोग कम से कम एक सदन को उत्तराखंड के लोग अमेरिका में तक जमीन लेकर के बैठे हैं। जब कश्मीर से 370 हटाई गई तो पूरे देश ने उसका स्वागत किया है, पूरे देश ने उसका स्वागत किया। और हमारे नौजवानों ने भी, आप अगर सोशल मीडिया का देखेंगे, ट्विटर का अकाउंट या फेसबुक का या इंस्टाग्राम में तमाम ने जो है पोस्टर डाली है कि आप कश्मीर में हम जो है प्लॉट खरीदेंगे। तो एक तरफ हमारे नौजवान कश्मीर में प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम कहेंगे उत्तराखंड में किसी को धंधा नहीं करने देंगे। तो ये संघीय व्यवस्था से इस बात का है कि आज सरकार जो बात कर रही है उससे तो भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। भारत के लोग आपके मुद्दों से बाहर हो चुके हैं। भारत के लोग आपकी वजह से जेबें भरने की बात नहीं कर रही है। सदस्य का प्रश्न हो, सचिव महोदय को दें। मैं माननीय जी और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूँ। अभी मंत्री जी ने बड़ी लंचदार भाषण में की, इन्होंने 370 लाख रुपए क्या कश्मीर में जमीन खरीदने की बात करी। अरे जो कश्मीरी पंडित जमीनें छोड़ के भागे पहले उनको तो स्थापित कर दो। दूसरी बात माननीय जी, पूरी सरकार के मंत्रियों के मुंह से वही आ रही है जो एक पूंजीपतियों का संरक्षण करने वाले लोग होते हैं। आज जमीनें वो खरीदेगा जिसकी जेब में पैसा होगा। हमारे गरीबों को नौकरी नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? कश्मीर में जमीन खरीदेगा। अमेरिका में अडानी अंबानी जमीन खरीद सकते हैं। मान्यवर, इनके जो माई बाप है सरकार के, वो अडानी और अंबानी है। ये तो पूंजीपतियों की बात करेंगे। वैसे भी चाणक्य जी कह गए, जिस देश का राजा व्यापारी होगा, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। ये करेगा पंडित जी। इनको तो वही वाला है, रोज लूट रहा था। रानी कह रही थी अगर रोटी नहीं मिल रही है तो केक खा लो। वही हाल इस बीजेपी की सरकार का है। आज शर्म आ रही, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, माँ बाप के इलाज के लिए पैसा नहीं, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। हे राम, क्या होगा इस देवभूमि का जिसके ऐसे मंत्री हैं, ऐसी सरकार है? ये डबल इंजन कितना ठगेगी और कितना शोषण करेगी, इस समझ से परे। माननीय जी, आपका संरक्षण चाहिए, सख्त भू कानून बनना चाहिए। जो भू कानून में पूर्ववर्ती सरकारों ने ना कानून बनाए, इस सरकार ने बड़ी चालाकी से उसका परिवर्तन किया है और लोगों को यह भी छूट दी, अगर आपको फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दी है या कृषि के लिए जमीन दी है, आप अपनी स्वेच्छा से केवल सरकार को ज्ञापन दे दीजिए कि वह अपने लैंड यूज चेंज करना चाहता होगा, लैंड यूज चेंज हो जाएगा। ये चालाकी है बाहर के लोगों को उत्तराखंड में फंसाने, उत्तराखंड में लाल अंदर घुसेड़ने की चालाकी सरकार की है। और हम चाहते हैं सख्त कानून बनाकर इस कानून को जो अभी चल रहा है इसको खत्म करते हुए एक सख्त कानून हिमाचल प्रदेश के कानून की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों के लिए बनना चाहिए, यहाँ के किसानों के लिए बनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय अध्यक्ष जी, क्या आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मौन व्रत है क्या? मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और सदन के अंदर सरकार का कोई भी सदस्य जो है किसी भी पीठ के निर्देश में जो है जवाब दे सकता है। और जहाँ तक यहाँ पर एक हमारे सम्मानित साथी का सवाल उन्होंने
पिन पॉइंट जो है टेहरी झील के किनारे की जमीन के अलॉटमेंट की बात उठाई थी। अगर इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित रूप से उनका जवाब दिया जाएगा। अगर आप गोल मोल बातें करोगे तो उनका जवाब नहीं दिया जा सकता। जिस टिहरी झील के किनारे लीज की बात सामान्य सदस्य ने उठाई है, मैं सदन को और सामान्य सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार की प्रख्यात नीति के तहत जो है टिहरी झील के किनारे सिडकुल का औद्योगिक वो बनाया गया, स्थान बनाया गया और उस औद्योगिक स्थान में जो है उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए जो है नींव दी गई है। और जहाँ तक होटल की बात है तो कांग्रेस सरकार का ही निर्णय था कि होटल भी जो है उद्योग की परिधि में आएंगे और उनको उद्योग की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने बड़ी तेजी से हालांकि से कह दिया है कि कोई भारत का नागरिक नहीं सरकार पहली बार सबसे बड़ी बात है हर एक राज्य में अलग अलग कानून है और ये बात हमने गलत कही है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कहीं भी कोई भी कुछ भी नहीं सकता, गलत है। हर जगह की परंपरा, उत्तराखंड की परंपरा है, नॉर्थ ईस्ट की परंपरा है, हिमाचल की परंपरा है। तो सबसे पहले जैसे जी मैं ये बोलूंगा कि बात मैंने गलत कही है। दूसरी बात मेरा सीधा सवाल है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके समझ पूछना चाहता हूँ कि आप ही के कलीग हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कहा है कि भू कानून उत्तराखंड को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने लिख के कहा। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि क्या ये सरकार आज का जो भू कानून उत्तराखंड का है वो बदलना चाहती है, और अगर बदलना चाहती है तो हिमाचल के स्तर पर लाने पे कब तक करेगी? धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी मॉनिटर तोड़िए। देखिए सरकार संजीदा है, विपक्ष के जो भी प्रश्न है, तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए, सरकार उन सब मुद्दों पे कार्रवाई कर रही है। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बड़े अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से सदन में सरकार के पक्ष को रखा है और सरकार इन सब मामलों में संजीदा है, कार्रवाई कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री का खिताब तो ले गए, लेकिन सरकार चलाने में बिल्कुल फेल है। ना तो बहनों की सुरक्षा हो, ना बेरोजगारों की सुरक्षा हो रही, ना किसानों की सुरक्षा हो रही। और हालात ये हैं कि पिछले और हालात ये हैं माननीय अध्यक्ष सचिव साहब, हालात ये हैं कि पिछले 1.5 साल की सरकार में, क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री का नियत है, इनके जितने विभाग है उनके प्रश्नों के उत्तर सोमवार के दिन मिलते हैं। एक दिन भी प्रश्नकाल सोमवार के दिन सदन में नहीं चला है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही हम लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री बड़ी चालाकी से अपने जो इतना दिन होता है कि विभागों का उसको टालने का काम करते हैं, और अगर कोई हमारा विधायक या कोई पुराना साथी खत्म होता है तो सोमवार के दिन सदन तभी बुलाया जाता है जब इस सदन में कंडोलेंस हो जाए और प्रश्नकाल और जीवार हो ही ना। ये हालत हमारे सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं, जो हमारे इस राज्य की व्यवस्थाओं को चलाते हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके नजर में लाना चाहता हूँ। माननीय सदन यहाँ है, इसका फायदा भी हम उठाएंगे कि सरकार पे हमारी बात है। आज उपनल के कर्मचारी लंबे समय से 10-10, 12-12 साल की सर्विस करने के बाद आज आंदोलनरत है, उनको मारा गया, पीटा गया, दो की टांगें टूटी, किसी का सिर फूटा है, और उन्होंने इतना बड़ी घोषणा की है कि वो 25,000 नौजवान नवयुवतियां धर्म परिवर्तन करेंगे। ये आंध्र प्रदेश की इस सरकार ने कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी आशा की बहनें लंबे समय से आंदोलनरत हैं, उनका एक फिक्स मानदेय तय होना चाहिए, उनकी तनख्वाह तय होनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें लगातार लोगों की सेवाएं कर रही है, उनकी बात की सरकार नहीं सुन रही है, उनका भी मानदेय बढ़ाने की बात है, उसको भी ये नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे गाँव में एक व्यवस्था कांग्रेस ने दी थी, हमने गाँव प्रहरी बनाया था। आज 1.5 साल से गांव के प्रहरियों को तनख्वाह ये सरकार नहीं दे रही है। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है? और हमारे जो पुलिस के कर्मचारी, हमारे पुलिस के नौजवान हैं, वो लोग ना होली मनाते हैं, ना दिवाली मनाते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। उनको इस सरकार ने पिछले बार इन्हीं सदन के नेताजी ने, जब ये मुख्यमंत्री थे 2022 के चुनाव से पहले, मेरे प्रश्न उठाने पे इन्होंने जवाब दिया था कि हम 4600 पे ग्रेड पुलिस का लागू करने जा रहे हैं, और लोगों ने मिठाई
लिए 1.5 साल से ज्यादा इस सरकार को हो गया, 2 साल लगभग इस सरकार को हो गए, आज तक पुलिस का 4600 पे ग्रेड लागू नहीं हुआ। अंधेर नगरी चौपट राजा है माननीय अध्यक्ष जी, अपराधी को 100 रुपया प्रति दिन का भोजन भत्ता, माननीय अध्यक्ष जी अपराधी को 100 रुपया प्रति दिन का भोजन भत्ता, और जो हमारे पुलिस के सिपाही है उनको 50 रुपया भोजन भत्ता। ऐसा हाल इस सरकार ने कर रखा है। ये चोरों का ज्यादा संरक्षण करती है, गरीबों का संरक्षण नहीं करती माननीय अध्यक्ष जी। और जिन पुलिस कर्मियों की पत्नी में, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी क्योंकि पुलिस के कर्मचारी माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। उनके परिवारजनों ने, उनकी पत्नियों ने धरना प्रदर्शन किया तो उनके पतियों को सस्पेंड कर दिया गया, किसी को ट्रांसफर करके जिला बदल कर दिया गया। हालात यह है कि आज पुलिस का हर कर्मचारी अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है। वहां दरोगा और दरोगा से ऊपर अलग और दरोगा से नीचे के सिपाहियों के लिए नियम अलग। हमारे जो जेल कर्मियों को, जो जेल कर्मी हैं, जब वो अपराधियों को लेकर जाते हैं उनको कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही माननीय अध्यक्ष जी। उनको उनकी जान का खतरा रहता है, उनको वो भुगतान नहीं किया जा रहा है। 2-2, 4-4, 5-5 बार जब वो अपराधियों को लेकर जेल से कोर्ट जाते हैं, उनका जो खर्चा होता है उस पैसे को सरकार देने के लिए समय से तैयार नहीं है। तो ये सरकार लगातार लोगों का शोषण कर रही है। कर्मचारियों के पक्ष में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस की इस पीढ़ी को, इन सभी सम्मानित साथियों को, जिन लोगों की सरकार में कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की, सोशल सिक्योरिटी लागू की। मैडम आज इनकी सरकार ने 2004 के बाद, आज इनकी सरकार आने के बाद सदन की गरिमा को बनाए रखें। इनने 2004 के बाद नौकरी में आने वाले नौजवान नवयुवतियों की पेंशन बंद कर दी। और मैं आप सोचेंगे मैं धन्यवाद क्यों दे रहा हूँ कांग्रेस के लोगों को। जिस समय व्यक्ति बूढ़ा होता है, जब उसकी बेटी की शादी तय होती है, जिस समय उसको अपने घर जाके मकान बनाना होता है, जिस समय उसको दवा की जरूरत होती है, उस समय 40 साल 30 साल नौकरी करने के बाद ये उनको घर भेज, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। और धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि आज वो पीढ़ी है जिसमें क्या तो पति को पेंशन मिल रही है, पत्नी को पेंशन मिल रही। 35-35 साल के नौजवान नवयुवतियां बेरोजगार घर में बैठे हैं। आप सोचिए अगर आज से 10 साल बाद जब वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी जिसको पेंशन मिलती थी, तो घर में बेरोजगार बच्चे, बेरोजगार माँ बाप होंगे, तो परिवारों का क्या होगा? भीषण संकट इस पूरे प्रदेश का आने वाला है। वो गरीबी देखेगा ये उत्तराखंड तो शायद आज से पहले कभी ना देखी। अग्निवीर योजना ने हमारे नौजवानों की कमर तोड़ दी है। 4 साल की नौकरी होगी, ना पेंशन होगी, ना उनको मेडिकल फैसिलिटीज होगी, ना कैंटीन की फैसिलिटी होगी। जो गांव में मिलने वाले सुविधा साफ सुविधाएं नहीं होती थी, जो नायक साहब होते हैं, नायक रानी हमारे घर में होती थी, उनकी पेंशन के पैसे से हमारे गांव की दुकानें चलती थी। जब ये साधन भी खत्म हो जाएंगे, ये उत्तराखंड हाहाकार करेगा मानवर। और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, और जैसे नेताओं को पेंशन मिलती है वैसे हमारे नौजवानों को, हमारी नवयुवतियों को पेंशन मिलनी चाहिए। उसी तरीके से हमारे पुलिस के लोगों को 40 पे लागू करा जाना चाहिए। यही मैं आपसे कहता हूँ, सरकार को निर्देश देना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपया नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी सरकार की बहुत सारी योजनाओं का गुणगान यहाँ पर किया है। मैं ये वैसे तथ्य है कि जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने लागू की, जनता उनको 2-2 बार नकार चुकी है। लोकतंत्र में हम सब की भाग्य विधाता जनता है। अगर आपकी सरकार ने इतनी बेहतर योजनाएं लागू की थी तो क्या कारण है 2017 और 2012 में आपको मैंडेट नहीं मिला? आज की उन योजनाओं को, आज के उन कार्यक्रमों को, आज के उन क्रियाकलापों को जनता दुत्कार चुकी है। अगर आपने बहुत अच्छा किया होता, जैसा आपने सदन का ऑर्डर कराया है, तो मैंडेट आपके साथ होता। आप यहाँ बैठे होते और आप लोग वही होते। लोकतंत्र में अगर आप किसी को सुनेंगे नहीं, अपनी बात कहेंगे नहीं, तो लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ेगा? सुनिए, ये गैरसैंण सत्र इस बात का प्रमाण है।
जो आज ये सत्र यहाँ आयोजित किया गया है, कांग्रेस के लोगों अपने गिरबानों में झांको, मनन करो, चिंतन करो। इस गैरसैंण में आज सत्र आयोजित करने की क्या जरूरत पड़ी? अगर जितना शानदार हमने आपने यहाँ पर जो है विधानसभा भवन बनाया, आवाज बना दिए, अगर 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 मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अगर आप उस दिन इसको राजधानी भी घोषित कर देते तो कौन आपको रोक रहा होता? आप यहाँ बैठे होते, हम वहाँ बैठे होते। इसलिए आपके कार्यक्रमों को, आपकी नीतियों को जनता नकार चुकी है। आप अपनी हताशा को इस सदन में चाहे को निकाल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आहत हूँ संसदीय कार्य मंत्री की बात से। क्या मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ योजना ठीक नहीं थी? श्रवण कुमार के रूप में कांग्रेस के साथियों ने अपने उन बच्चों के माँ बाप के लिए, जो अपने माँ बाप को तीर्थ नहीं ले जा सकते, उनके मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ योजना शुरू की। जब केदारनाथ बर्बाद हुआ उस समय कांग्रेस ने मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ लेकर के उत्तराखंड में सबको सही इस बात को किया। आज हमारी तीर्थ यात्राएं, हमारी टूरिस्ट दोबारा आने लगे। आपने ईवीएम की मदद से आपने लोगों को हिंदू मुसलमान के झगड़े में बांटकर मां को यह भुला दिया कि उनके बेटा और बेटी बेरोजगार हैं। आपने इंसानों के बीच में दरार डालने का काम किया। जाति धर्म के नाम पर भारत की जनता को बांटने का काम किया। लोग भूल गए महंगाई को, लोग भूल गए अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, लोग भूल गए कि स्कूल में टीचर नहीं है। लेकिन आप कामयाब रहे। आपके पास खपोर सकते जैसे नेता हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। लोगों को आपने मेट्रो की बात करी, आज मेट्रो उत्तराखंड में नहीं है। आपने बुलेट ट्रेन की बात कही, कहाँ है बुलेट ट्रेन? आपने कहा था हम काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, कहाँ है वो 15 लाख? आपने कहा था 2019 तक हम स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पूरे देश में एक भी स्मार्ट सिटी आप नहीं बना पाए हैं। आपने कहा था प्रधानमंत्री आवास देंगे, कहाँ है? एडवर्टीजमेंट दिख रहे थे, टीवी में दिख रहा था। हमारे द्वारा दिए जाने वाले इंदिरा आवास को आपने बंद कर दिया और जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी वो अमीर को मिल रहा, गरीबों को मकान नहीं मिल रहे। भोजन माताएं परेशान, आंगनबाड़ी परेशान, पुलिस कर्मी परेशान, सचिवालय कर्मी परेशान, सब परेशान हैं। लेकिन आप हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में फंसाकर बड़ी चालाकी से सत्ता ले गए। पुलवामा की घटना ना हुई होती तो शायद परिस्थितियां स्थितियां दूसरी होती। अगर यूपी में हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ होता तो शायद आज परिस्थिति दूसरा होती। आपको जवाब देना चाहिए। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग अंकिता को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। तुम्हारे शासनकाल में एक बेटी को जिसने मिट्टी में रह के कुश्ती सीखकर भारत का गौरव बढ़ाया, जो गोल्ड मेडल लेकर भारत के लिए आई, उसको अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ी। लेकिन आपने अपने सांसद का मोह नहीं छोड़ा, बेटी की कुश्ती छुड़ाना कुछ नहीं था। आने वाला समय बताएगा, ये जनता फैसला करेगी, ये उत्तराखंड की देवभूमि के लोग फैसला करेंगे कि हम सही थे आप थे। कभी कभी तो झूठ की हांडी भी चढ़ जाती है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी हम देख रहे थे, मान्य तेजी में नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री एक राज चलते आदमी को न्याय मांगने में पिटाई कर रहा। सदन चलने से पहले मैं देख रहा था मंत्री जी नेगी जी की पिटाई कर रहे हैं, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये हालत इस सरकार की है। अति उत्साह में अति मैंडेट जनता ने दे दिया, 47 विधायक क्या आ गए, इनको लग रहा है जिंदगी भर इनकी सरकार चलेगी, किसी को भी मार दो, किसी को भी न्याय मत दो। हम बेटी के न्याय की बात करते हैं, ये वोट की बात करते हैं। हम किसान की बात करते हैं, ये कहते हैं हम जीत गए। अरे जीत गए हो तो अच्छा करो, नहीं तो अगली बार हम तो इस ओर हैं, आप इस ओर आने लायक भी नहीं रहेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए आपका समर्थन करेंगे। और चुनाव तो मैडम हिटलर ने भी जीता, मुसोलिनी भी सरकार में आया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता। लोकतंत्र रहेगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिंदा रहेगा और हम जो न्याय मिलेगा सबका भरोसा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी ऊंची आवाज में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके सदन में पेश करने का काम किया है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि जो आपने चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की, वो हमने नहीं कराया, वो आपने कराया। आपने मौका दिया। कौन है? जुम्मे की नमाज की छुट्टी किसने की? आपकी सरकार ने की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात किसने की? आपकी सरकार ने की। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री सत्य से बड़ी बात कर रहे हैं।
मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात एक व्यक्ति ने करी, कांग्रेस ने कभी भी समर्थन नहीं किया। 15 सूत्री उसका एक कार्यक्रम था, उसमें से कुछ बातों को हमने माना, नहीं माना, लेकिन इनकी चालाक और धूर्त सेना ने वो हमारे ऊपर चिपकाने का काम किया। हम कह तो रहे साहब, 24 घंटे में आप गणेश को दूध पिला दे तो पूरे हिंदुस्तान में आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, और ये लोगों को बरगलाने के काम के अलावा उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। अगला प्रश्न माननीय उसके बाद मोहित जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रश्न के दो हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा ये है कि एक तो ठंड का बड़ा जिक्र है, तो आखिर में ठंड की कितनी डिग्री होनी होगी कि जितनी डिग्री पे सरकार गैस आ सकती है? ये कोई पैमाना कहीं निर्धारित होगा भाई इतने डिग्री ठंड में आ सकती है, और इससे ज़्यादा ठंड हो जाएगी इतने डिग्री, तो क्या उतने डिग्री ठंड हुई है? सरकार का फैसला है कितनी ठंड होगी, कितना जी सरकार कितने डिग्री में आ सकती है? सरकार फैसला ले लेगी कितने डिग्री ठंड में आ सकते हैं, कितने डिग्री ठंड में नहीं आ सकते। लेकिन इसके साथ ही यहाँ जोशीमठ के इलाके में वहाँ तो इससे ज़्यादा ठंड है, और ठंड में पिछले 1 साल से लगातार लोग रह रहे हैं। अपने टूटे घरों में जाने को वो मजबूर हो गए। एक साल में विस्थापन की, पुनर्वास की, पुनर्निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं हुई, और सरकार ने जितनी बार विस्थापन पुनर्वास का कोई आइडिया सुझाया, पहली बार कहा पीपल कोटी में रहेंगे, लोगों ने कहा नहीं पीपल कोटी नहीं जाएंगे, वहाँ के लोग भी नहीं जाना चाहते। अब की बार कह दिया बमोत में जाएंगे, वहाँ लोगों ने विरोध किया। जोशीमठ के लोग कह रहे नहीं, हमारी आजीविका वहीं सुरक्षित होनी चाहिए, हमको वहीं पुनर्निर्माण पुनर्वास करके दीजिए, स्थिरीकरण करके दीजिए। लेकिन जो सब कुछ बना, जो वहाँ खतरे के चिन्हीकरण की भी पूरी प्रक्रिया है, वो बहुत ही डाउटफुल है, क्योंकि अगल और बगल में जहाँ सेना है वहाँ सुरक्षित है, जहाँ सेना नहीं है वहाँ सब असुरक्षित है। तो जोशीमठ के पुनर्वास, विस्थापन, पुनर्निर्माण और ऐसे तमाम जो सैकड़ों गांव हैं जो पुनर्वास की बाट जो रहे हैं, उनकी व्यवस्था कब तक होगी, उनकी व्यवस्था सरकार करेगी कि नहीं करेगी? ये माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाह रहा हूं कि हमने गैरसैंण में ही सत्र के आयोजन का प्लान किया था, लेकिन हमारे मंत्री और विधायकों ने यहाँ पर ठंड का जिक्र करते हुए वो हमको गैरसैंण में ही दूसरा जोशीमठ के लिए उन विधायकों का नाम सार्वजनिक किया जाए, जिनको यहाँ आके ठंड लगती है, उन विधायकों का नाम सार्वजनिक जिसको अब हम आगे जो हमारा ग्रीष्मकालीन आएगा सत्र जून में, वो निश्चित रूप से हम गैरसैंण के अंदर आयोजित करेंगे। जोशीमठ का आपने जिक्र किया था, जोशीमठ में भारत सरकार ने भी फंड आवंटित किया है, और वहाँ के 400 कुछ परिवारों को हम पुनर्वास के लिए शीघ्र ही उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जल्दी ही उनका पुनर्वास, जो जोशीमठ में विस्थापित, उनका पुनर्वास कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मैथुरी जी के सवालों का जवाब नेता सदन ने बड़ी चालाकी से दिया है। हालांकि आज थोड़ा सा वो सच भी बोले कि उनको ठंड लगती है, उनके विधायकों को ठंड लगती है, और मेरे साथी ने कहा कि उन विधायकों के नाम सार्वजनिक करिए जिन्होंने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया। एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये पहली बार हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्रणा की बैठक से इस्तीफा दिया है। आपने उनको मनाने की कोशिश नहीं की, उनसे आपने बात करने की कोशिश नहीं की। ये शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में बैठक हो और उस बैठक में विपक्ष के लोगों को स्थान ना दिया जाए। ये बहुत ही गंभीर है और लोकतंत्र की पीठ पर चाकू है। रही बात माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष इसी सरकार ने चारधाम यात्रा का बहाना करके गैरसैंण में सत्र बुलाने से इनकार किया, भराड़ी से। इस बार विधायकों के दस्तखत का बहाना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सदन के नेता से कि क्या कारण है कि नेता प्रतिपक्ष ने और एक वरिष्ठ साथी ने कार्य मंत्रणा से इस्तीफा दे दिया। उस समय आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज सरकार अपना फैसला खुद करना चाहती थी, गैरसैंण में सदन नहीं चलाना चाहती थी, तो विधायकों की आड़ लेकर ये बहाना किया गया। ये शर्मनाक है। ये प्रदेश के हमारे आंदोलनकारियों का अपमान है। यह उन शहीदों का अपमान है
जिन लोगों ने शहादत देकर इस राज्य को बनाने का काम किया। 19 विधायक थे इस पूरे इलाके में, आज 70 विधायक जो प्रधान नहीं बन सकते थे वो भी आज विधायक की श्रेणी को पा गए हैं। और आप और विधायक आज जनता की इस भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माधुरी जी ने एक बहुत विशेष प्रश्न उठाया जोशीमठ का, उसके साथ साथ रीढ़ी, क्यों रीढ़ी की घटना घटी, सिलकारा में टनल का मामला और उत्तराखंड में जो रेलवे लाइन बन रही है उसमें 120 किलोमीटर की रेल लाइन 80 किलोमीटर भूमि के अंदर से जा रही, भूमि के अंदर से जा रही। इसके लिए नई नीति बनाने की आवश्यकता अध्यक्ष जी है, क्योंकि जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट हो, भूवैज्ञानिक उसमें अपना काम करे, जब वो इजाजत है तभी करे। अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, कॉर्पोरेट्स के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। नियम है आपदा प्रबंधन का कि कहीं भी अगर पहाड़ी क्षेत्र में टनल बने तो केवल कंट्रोल ब्लास्टिंग होगी, जिसका कंपन 30 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की संरक्षण में बड़े बड़े धन्ना सेतु के ठेकेदार काम कर रहे हैं, अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, हमारे पूरे पहाड़ को हिला के रख दिया है। और इससे आज आपदा आ रही, जोशीमठ ही नहीं, हमारा टीरी क्रयकारें, हमारे नैनीताल में क्रयकारें, गढ़वाल के शायद ही कोई इलाके ऐसे हैं जिसमें चाहे गोपेश्वर हो चाहे चमोली हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां लोगों के मकानों को खतरा नहीं है। इलाके टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, लेकिन सरकार की तंत्रा नहीं टूट रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों, अपने नेता राहुल गांधी को। उनको चिंता थी, उन्होंने यहाँ के भूवैज्ञानिकों, यहाँ के साइंटिस्टों को बुलाकर चर्चा की क्या करें। उन्होंने हमारे प्रभारी को भेजा और उनसे कहा कि जोशीमठ से लेकर आप सारे इलाके का भ्रमण करके आगे रिपोर्ट दीजिए। और हमारी जो हाईकमान है उसने एआईसीसी से इसमें बैठक भी करी और सरकार से वार्ता करने की कोशिश की। परंतु अफसोस है, मन की बात करने वाली सरकार केवल अपनी मन की बात करती है, जनता की मन की बात सुनती ही नहीं है। पहली खूबी सरकार हो गई है। ये सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे देवभूमि बर्बादी की कगार पर चलेगी। आज सारे लोग परेशान हैं, इनके ऐसे आदमी को राज्यसभा में भेज दिया माननीय अध्यक्ष, जो जोशीमठ का अपराधी है। सिलकारा की घटना 21 तारीख को हुई थी और उसके 1 साल बाद जोशीमठ बर्बाद हो गया। आज वहां के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, पीढ़ियों से वहां रहते थे। बड़ी धर्म की बात करती है भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष। हमारे 4 जो शंकराचार्य में हैं उनमें से एक मुख्य शंकराचार्य की पीठ है, वो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है वो जोशीमठ। भगवान बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है जोशीमठ। नरसिंह भगवान हम सबके इष्ट देवता जोशीमठ में रहते हैं। माता चंडिका रहती है, उद्धव जी साथ में विराजमान है और माता लक्ष्मी दरवाजे पे अपने जेठ की वजह से बाहर बैठी है। ऐसे पवित्र जोशीमठ को बर्बाद करने वाला व्यक्ति, जिसने सदन में एक दिन भी जोशीमठ का नाम नहीं लिया, सिलकारा घटना के बाद, वहां के रीढ़ी घटना के बाद एक दिन भी जिसने प्रश्न नहीं किया, उस आदमी को इन्होंने तरक्की दिए जा रहे हैं। और जोशीमठ के लोगों के भाव में नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, ये कम मौका मिलता है जब ऐसे पद में लोग विराजमान होते हैं। आपको नजीर लिखने का मौका मिला है अध्यक्ष जी, आज फैसला दीजिए, जोशीमठ के पक्ष में फैसला दीजिए, उत्तराखंडियत के पक्ष में फैसला दीजिए, बता दीजिए सरकार को कि क्या सही है क्या गलत है। अरे सरकारें आएंगी जाएंगी, पद आएगा जाएगा, लेकिन नाम एक बार कमाने का मौका मिलता है। विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं, इस पीठ में आपका संरक्षण जितना उस पक्ष को उतना इस पक्ष को भी मिलना चाहिए। हम कम संख्या में जरूर हैं, लेकिन हमारे प्रश्न में दम है, हमारे प्रश्न में सच्चाई है। अध्यक्ष जी, आज आप सरकार को सिलकारा से लेकर पूरे रेलवे टनल से लेकर और जोशीमठ के शहर तक जितने भी आप इनको आदेश कर सकते हैं, इनको आदेशित कीजिए कि जोशीमठ के लोगों को भरपूर सहायता की जाए, उनका वहीं पर संरक्षण किया जाए, नई टेक्नोलॉजी से उनको वहीं बचाए। क्यों हम अपना घर छोड़ के जाए? कोई नई तकनीक लाया जाए जिसमें खतरा ना हो और वहां के लोगों को वहीं बसा जाए। जिनके होटल टूटे हैं, जिनके कारोबार टूटे हैं, उनको टैक्सेस पर छूट मिले, उनको आर्थिक सहायता भी मिले और जोशीमठ को दोबारा बसाया जाए। उत्तराखंड की आत्मा है जोशीमठ, 80 करोड़ हिंदुओं की आत्मा है जोशीमठ। जहाँ शंकराचार्य रहते हो, जहाँ नरसिंह भगवान रहते हो, जहाँ जाड़ू के दिनों में खुद बाबा भगवान बद्रीनाथ जहाँ विराजमान रहते हो, 6 महीने विराजमान वो जोशीमठ में रहते हैं। अगर जोशीमठ को नहीं बचा पाए तो किसको बताएंगे? ये अगर आपने देखा हो, ये जो डबल इंजन की सरकार है मान्यवर, ये सनातन धर्म हिंदुत्व की बात करती है। केदारनाथ में सोने की चोरी होती है, बेशर्मों की तरह चुप रहते हैं। 223 किलो सोना खा गए, पचा गए, कोई जांच नहीं। इनके नेताजी आते हैं, केदारनाथ के गर्भगृह के नियम तोड़ते हैं। केदार बाबा छोटे दिखाई देते हैं, खुद बड़े दिखाई देते हैं। अभी देख रहा था राम मंदिर के शिलान्यास में भगवान राम को बैग लगवा रखा, जैसे बच्चे को मां छोड़ने जाती है। पिट्ठू पहन के भगवान राम चल रहे हैं,
और हाथ पकड़ के इनके नेताजी चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है भगवान राम के को लेकर आने वाले यही थे, आज तक तो थे ही नहीं। दिवाली मनाते थे आप और हम, इसलिए कि राम जी के अयोध्या आने की, दोबारा आने की खुशी पर दिवाली हम सब पीढ़ियों से मना रहे हैं। रामनवमी मनाते थे रामलला के आने की खुशी पर, लेकिन इन्होंने नया कर दिया, रामनवमी का भी इंतजार नहीं। इनके नेता अब राम से भी बड़े, इनके नेता केदार से भी बड़े, वो चाहे कहीं के गर्भ, ये उत्तराखंड के बच्चे हैं, ये उत्तराखंड की आवाम है, यहाँ के रहने वाले बच्चे अपने इष्ट देवता के मंदिर में, गर्भगृह में फोन लेके नहीं जा सकते केदारनाथ पर। लेकिन इनके माननीय जी मन की बात करने वाले 5 कैमरे लेके घुस माननीय थे कि कोई कार्रवाई नहीं। सोने की चोरी हो गई 223 किलो भगवान केदार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ये केवल और केवल राम का नाम, सनातन का नाम वोटों के लिए करते, इनको शर्म आनी चाहिए माननीय जी। और आपसे निवेदन करता हूँ, आप उत्तराखंड की बेटी है, न्याय करेंगी और सरकार को सख्त निर्देश देने का काम करेंगी कि सरकार सही करे। मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। हमारी सरकार है, हम सदन कहाँ चलाएंगे, कहाँ नहीं चलाएंगे, ये हमारा फैसला है। आप इसमें नाहक ना बोले। और आपको विपक्ष को आदत हो गई है हर मुद्दों पर ज्यादा बोलने की। हमारे मंत्री और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए संरक्षण चाहिए, अगर एक तरफा बात आप कर रही हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, हमारे सरकार बहुत अच्छा काम कर पब्लिक ने बोलने के लिए भेजा माननीय अध्यक्षा जी। आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रही हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आप प्रमोट कर रहे हैं। आपकी सरकार विपक्ष का काम है खाली मुद्दे उठाने का। आप संवैधानिक आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अपनी गरिमा का ध्यान रखें। आप सदन की गरिमा बनाए रखें। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपके लिए पक्ष और विपक्ष बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न मोहित जी, मोहित जी के बाद आप केवल मैं एक दो बार सचिव जी को प्रश्न दे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान देश के अन्नदाता की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज जो हमारा किसान है उसकी क्या हालत है। चाहे हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, आज पूरी तरीके से खेती नष्ट हो गई है। जंगली जानवर, चाहे बंदर हो चाहे सुअर हो, फसलों को नष्ट कर दिया है। मजबूरन किसानों को अपनी खेती छोड़नी पड़ रही है, उनको पलायन करना पड़ रहा है, उनको देहरादून और कुमाऊं के किसानों को हल्द्वानी की ओर जाना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें देहरादून और उधम सिंह नगर के किसानों की, वहाँ गन्ने की फसल जो होती है, जिस पर वो निर्भर है, जिस गन्ने के रेट को वो बढ़ाने की बात कर रहे थे, 500 रुपए प्रति क्विंटल की बात की जा रही थी, सिर्फ सरकार ने 20 रुपए बढ़ाया। आज केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है। आखिरकार वो किसान कहाँ जाएगा? जिस किसान के लिए आप बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे, आपके प्रधानमंत्री बड़ी बातें कहा करते थे कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, मैं किसानों का जो कर्ज है उसको माफ कर दूंगा, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? हम ये सदन से पूछना चाहते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें किसानों के लिए की जाती है, मगर आज किसान अगर उसे अपने बच्चे की शादी करनी हो, अपने बच्चे को कॉलेज में भेजना हो, बड़े कॉलेज में भेजना हो, उसके पास कोई राय नहीं रह जाती, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। आज देश का किसान एमएसपी की मांग को लेकर और दूसरी मांगों को लेकर जब दिल्ली की ओर कूच करता है, भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन देशद्रोहियों का आंदोलन है। संसदीय कार्यमंत्री किसानों का आंदोलन देशद्रोहियों का आंदोलन है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार की सनातन जी, ये कैसे खालिस्तानियों का आंदोलन है? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार अंधी हो गई है, ये कुछ भी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। अन्नदाताओं को जो आपको भोजन देते हैं, जो हमारा पालन करते हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं, उनको खालिस्तानी शर्म करो, भाजपा शर्म करो, भाजपा शर्म करो, भाजपा शर्म करो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री अभी भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, मगर भारत के लोग क्या दिल्ली की ओर अपनी मांगों के लिए कुछ नहीं कर सकते? ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, क्या लोकतंत्र में ये लिखा है कि हम अपनी मांगों की बात नहीं कर सकते? जब किसान दिल्ली की ओर कूच करा, किसान ने उनके लिए कीले गाड़ दी गई, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए बड़े बड़े कालीन बिछा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं। ये देश के किसानों का आज हाल है।
दुख तो तब होता है जब किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ता है और एक 21 साल के युवा पर शुभकर्म पर पीछे से गोली चलाई जाती है, उसके सर पर गोली मार दी जाती है, जिसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी सरकार से, मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर आप किस लिए हैं? किस किसान ने, उस जनता ने आपको चुना है? आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? उनकी कुछ मांगे हैं तो मैं आपको पूछते रहना चाहता हूँ। किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्ज माफ किया जाए। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन दिए जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड पे दोषियों को सजा दिलाने माननीय सदस्य आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाए। ये सब केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। अगर आप देश के किसानों के लिए नहीं सुनते हो तो आपको इस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिया जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बार ये कहा जा रहा है कि सदन को व्यवस्थित करें। एक बहुत ही व्यवस्थित प्रश्न में माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल से जनता दरबार नहीं लग रहे। हर जनता की बातें ना, क्योंकि हाउस 2 दिन का 3 दिन का चलता है तो प्रश्न यहाँ भी पूरे नहीं आते, समय कम रहता है और जनता दरबार लग नहीं रहे। केवल इनके मन की बात रेडियो में सुनो, टीवी में सुनो। जनता कहाँ जाएगी अपने प्रश्न लेके? 1.5 साल से कहीं भी जनता दरबार मुख्यमंत्री या इनके अधिकारियों ने नहीं लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए भी सरकार को निर्देशित करें कि जनता दरबार लगाए और जनता की बात सुनने की काम करें। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जनता के तमाम समस्याओं के संबंध में बहुत ही एक तरह से संजीदा है और जनता के तमाम मुद्दों को लेकर के हम खुद जनता के बीच में जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो आरोप लगा रहे हैं निश्चित रूप से वो निराधार है, क्योंकि हम जनता के बीच में स्वयं जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को वहां तक उसका समाधान कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनका जनता दरबार में बताता हूँ, तेरी बेटी स्वागत करने अभिनंदन कर रहे हैं और हो क्या रहा है? अंकिता बमौन महिला अपराध में पहले नंबर पे पूरे 9 हिमालय राज्यों में और देश में 6ठे नंबर पे उत्तराखंड का नाम आ गया है। लेकिन तेरी बेटी स्वाभिमान मनमोह ये जाने तो ये हालत है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, किसी के नहीं सुन रहे। हम टीवी में देख रहे हैं, न्यूज में आ रहा है कि महिलाओं को बंद कर दिया जा रहा है उस परिसर में। उनके लिए ना शौचालय है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। महिलाओं को जबरदस्ती उठा के ला रहे हैं इनकी मीटिंग में भीड़ करने के लिए, खुद पैसे देके फूल खरीदवा रहे हैं, अपने ऊपर फूल की वर्षा करवा रहे हैं। मान्य जी, ये बिल्कुल शर्मनाक है। जनता दरबार लगना चाहिए और हम यही मांग आपसे करते हैं। अगला प्रश्न माननीय सदस्य आशा राय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो एक राष्ट्रीय मुद्दा है और डेफिनेटली हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत गंभीर मुद्दा है, बेरोजगारी। आज देश भर में 45 सालों में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज बेरोजगारी का है और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के युवा भी बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। 2022 का पूरा साल भर्ती घोटालों के लिए चर्चित रहा, लेकिन आज जो सरकार आंकड़े जारी कर रही है उसके अनुसार यहाँ बेरोजगारी जो दर है वो कम हुई है। मैं आपका ध्यान कुछ आंकड़े मेरे पास हैं उनकी तरफ ले जाना चाहूँगी। यहाँ जो बेरोजगारी है 2019 से 2022 के बीच बेरोजगारों की जो लाइन थी 1,21,379 नए लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन एक मिनट होगी और 2019 में 7,69,077 लोगों का पंजीकरण किया गया था और 2022 में ये संख्या बढ़कर 8,90,456 पहुंच गई। और CMI जो रिपोर्ट कहती है वो भी यहाँ बेरोजगारी दर के बढ़ने की बात करती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सरकार ये आंकड़े जारी करे, सार्वजनिक करे, बेरोजगारों की कितनी संख्या है, सेवा योजना कार्यालय में कितने रजिस्टर्ड है और एक्चुअल संख्या क्या है, कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, क्या उसका अमाउंट है। और एक और बात माननीय अध्यक्ष जी, जो वैकेंसीज निकाली जा रही हैं अभी उसमें SC ST और हमारे OBC के जो बच्चे हैं
वो रोस्टर नियमावली के अनुसार नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरह से हमारे मंत्री जो बच्चे हैं वो माननीय मंत्री जी जब विभागीय मंत्री आए हैं, गोदावरी जी बैठी हैं, ये जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? यहाँ या तो ये कह रही है कि सारे मंत्री अक्सर हैं, गोदावरी जी यहाँ बैठे हैं सदन में, वो जवाब देंगे। हमारी सरकार है, हम ईवीएम से जीते हैं। सारा काम हो गया। जय श्री राम। चिंता मत करो। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी माइक बंद करते हैं और जब सदन में कार्रवाई होती है और विपक्ष हावी हो जाता है तो लाइट बंद कर देते हैं। ये हाल इस सरकार का है। बोलो बोलो। हम जो है विश्व प्रसिद्धान है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार केवल छोटा-छोटा बनाने के लिए है या उस यात्रा व्यवस्था को कई व्यवस्था को आपने सोचा है? केदारनाथ यात्रा व्यवस्था जहाँ एक तरफ मोदी जी ने पूरे देश के उद्योगपतियों से सवाल करना चाहता हूँ, आपकी क्या योजना है? आप केदारनाथ की आगे कितने उन लोगों को समुचित रूप से पिछले वर्ष सरकार ने हरिद्वार में यात्रा रोकी थी, केदारनाथ में 12,000 यात्री जाने की बात की है। मैं चाहता हूँ कि इस बार केदारनाथ के निवासियों के साथ वहाँ के आम लोगों के साथ जो वहाँ का रोजगार है उसको न रोका जाए। सरकार ने क्या कर रखा है? केदारनाथ के संबंध में अभी माननीय विधायक जी ने जो बातें रखी आगामी यात्रा व्यवस्था की सारी तैयारियां सरकार की द्वारा पूरी की जा रही है। अभी यात्रा में 3 महीने का समय है और जहाँ तक सोना चोरी की बात है, सोना चोरी किसी प्राइवेट व्यक्ति का था, कोई सरकार का नहीं था। और यही लोग जो है विधायक जी है, केदारनाथ के विधायक जी एक तो और बड़े से प्रश्न करते रहते हैं। इसीलिए जो केदारनाथ से आपकी पार्टी को इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के मंत्री लगातार विपक्ष के साथियों को ईडी और सिपाही से डराने का काम कर रहे हैं। सदन चल रहा है और माननीय मंत्री कह रहे ईडी और सीबीआई लगा देंगे। आपको इन पर रोकना चाहिए। सत्र हो रहा है, बात होगी, इसलिए बिजली विभाग में सही में बिजली आके ऑफ कर मैं सब लोगों को अपनी बातों को समस्त अधिकार सत्र को पुनः स्थापित किया जाए। वास्तव में नहीं कर रहा है कांग्रेस और
और विपक्ष इस देश की चौकीदारी कर रहा है। और इस बार मैं आपके माध्यम से अपनी बात, जो मेरे दो प्रश्न हैं कि इस बार जो चौकीदार, जो आप इस बात गारंटी दे रहे हैं झूठ की, तो क्या आप स्वतंत्र की बात सदन में रखिएगा? हमारी गारंटी